बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम रिमेनिंग ऑर्गेनील्स को कवर करेंगे। और जो पिछले लेक्चर में हमने दो ऑर्गेनील्स को डिस्कस किए थे, दो पार्ट को डिस्कस किया था, सेल के सेल वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में उनके फंक्शन भी डिस्कस किए थे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनील्स हैं उनका टॉपिक आज क्लोज कर दें हम। तो इंशाल्लाह टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं? सेल में मौजूद वो तमाम माइक्रो बॉडीज़ जो सेल को चला रही होती हैं। सेल भी एक किस्म की एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें मिलके जो है काम कर रही होती हैं और एक सेल उस तमाम चीज़ों से मिलके वर्क कर रहा होता है। यानी कि सेल के अंदर लिविंग होती है, लाइफ होती है, तभी उस बॉडी के अंदर लाइफ होती है। यानी कि बेसिक मैकेनिज्म इस सेल के अंदर चल रहा होता है, सेल सारे काम कर रहा होता है। तो इस सेल के अंदर क्या फंक्शन हो रहा होता है ये हम डिस्कस करेंगे। और उसको समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स होती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं, और फिर उनके एक साथ काम करने से बॉडी क्या काम परफॉर्म कर रही होती है। तो सेल ऑर्गेनील्स क्या होती हैं? वो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती हैं। तो इसके अंदर जो हम पहला चीज़ डिस्कस करेंगे, और सेल ऑर्गेनील्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है। अब साइटोप्लाज्म हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जो कि तमाम ऑर्गेनील्स को एक जगह फ्लोट करवा रहा होता है। यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 90% जो होता है वाटर होता है। अब ये सारी बातें जो है ये ब्लैंक्स में एज इट इज़ पूछी जाती हैं। तो ये हम आपको बता दें, ये यहाँ पे ये ब्लैंक्स है, आ सकती है कि साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल विद द सेल और इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर। इट कंटेन डिजोल्व न्यूट्रिशंस। इसके अंदर न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट डिजोल्व होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट के लिए अलग सिस्टम अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनाया है सेल के अंदर, वो हम आगे चल कर डिस्कस कर रहे होंगे। आगे चल कर हम डिस्कस करेंगे लाइजोसोम्स होते हैं जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को इनगल्फ करने के बाद बॉडी सेल की बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। और दूसरा इसका मेन फंक्शन है, ये होल्ड करके रखता है तमाम ऑर्गेनील्स को, साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, सेल फ्लूइड भी बोल रहे होते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। और न्यूरिशेस सेल सप्लाई, सेल सप्लाइंग विद अ सॉल्ट शुगर प्रोवाइड कर रहा होता है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। फिर आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन एक माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है प्रोटीन का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट बना रहा होता है साइटोप्लाज्म के आसपास। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो ट्यूब्यूलिन मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं और ये एक्टिव प्रोटीन होता है। यानी कि साइटोप्लाज्म वो चीज़ है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर और सेल की मूवमेंट कराएंगे। हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में अमीबा पढ़ा था, तो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है, अमीबा भी एक सेल है, तो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो उसके अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, वो फिलामेंट्स मौजूद हैं जो उसको मूवमेंट करवाते हैं। फिर हमने युगलीना पढ़ा था, युगलीना की मूवमेंट कौन कराता है? एक लॉन्ग लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर कराता है, फिलामेंट जिसे बोला जाता है। तो इसी तरह साइटोस्केलेटन हर सेल में ये माइक्रो बॉडीज़ मौजूद होती हैं जो सेल की मूवमेंट करा रही होती हैं और सेल के अंदर की चीज़ों की मूवमेंट करा रही होती हैं। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनील होती है और इसी के अंदर ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जिसे हम डीएनए बोल रहे होते हैं। न्यूक्लियस तमाम
हमने पीछे पढ़ा है न्यूक्लियस यूकैरियोट सेल में भी होते हैं, प्रोकैरियोट सेल में भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या फ़र्क है ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे फ़र्क ये है कि यूकैरियोट में वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में मौजूद होता है और प्रोकैरियोट सेल में वो फ्री फ्लोट कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड भी जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसे भी हम फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोला जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनील से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। Nuclear pore are found the nuclear envelope will help the regulate the exchange of material such as RNA and protein. न्यूक्लियस जो चीज़ें बनाता है उसकी एक्सचेंज के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक पोर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि मटेरियल को एक्सचेंज करने में काम करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह मैं एक एनिमेशन भी इसमें रन करूँगा तो बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी और रिकॉल हो जाएंगी। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रेन्यूल फ्लूइड, यानी कि अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे क्या क्या कहा जा रहा है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जा रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसे जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जा रहा है। अब ये सेल है, इसके अंदर ये सारा फ्लूइड भरा हुआ है और ये ऑर्गेनील्स आसपास ये फ्लोट कर रही हैं, और ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड क्या क्या जा रहा है इस वाले डायग्राम में, डायग्राम 4.19 में आपको ये पूरा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये पोर्स बने हुए, इसके अंदर से मटेरियल एक्सचेंज होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं ये डीएनए है, और न्यूक्लियोलस है, और ये न्यूक्लियर पोर हैं जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की। और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका, कि कभी आप इसको माइक्रोस्कोप में नज़र डालेंगे तो आपको इस तरह से न्यूक्लियस नज़र आएगा। एक तो एनिमेटेड तस्वीरें होती हैं उनमें तो सही नज़र, उसमें तो हम अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक है, ओरिजिनल व्यू है। फिर हमारे पास जो दूसरी ऑर्गेनील्स आती है वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सिंगुलर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रियोन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पूरे सेल में जो भी फंक्शन होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि सेल को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटीपी चाहिए होते हैं, और एटीपी जो एनर्जी होता है, जिस तरह एक करेंसी होती है तो सेल के अंदर की करेंसी क्या कहलाती है, एटीपी। जब तक एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी एनर्जी नहीं बनेगी, तब तक कोई फंक्शन सेल परफॉर्म नहीं कर सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनील होती है जो सेल का पावर हाउस कहलाती है, और वो एटीपी प्रोड्यूस कर रही होती है। ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी बायोलिपिड लेयर से वो घिरा हुआ होता है। देयर इज टू मेम्ब्रेन, इनर लेयर एंड आउटर लेयर कंटेन फोल्ड, और उन फोल्ड को क्या बोला जाता है, उन फोल्ड को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है, विच कंटेन स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इनेबल द माइटोकॉन्ड्रिया टू सिंथेसाइज एटीपी, जिसकी वजह से जो है एटीपी बन रहे होते हैं। इनसाइड द इनर इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स, और अंदर जो होता है वो जेली लाइक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिस तरह न्यूक्लियोप्लाज्म में भरा होता है, जिस तरह साइटोप्लाज्म में होता है, इसी तरह इसके अंदर होता है। क्यों भरा होता है, ये इसलिए अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया ताकि अंदर मूवमेंट हो सके। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई हमें चीज़ चाहिए होगी, तभी उसके सहारे हम चल के जा सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, कोई भी एनर्जी बन रही होगी, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। एनाएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन, तो बहुत सारी
ऑर्गेनिज़म जो बैक्टीरिया और टाइप ऑर्गेनिज़म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म है, वो एनओरेबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज़म, भले प्लांट हो गए भले एनिमल हो गए, वो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो एटीपी कंजम्पशन हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब प्लांट या कोई भी लिविंग बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो, तो उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो एटीपी की पड़ेगी। जैसे कि हमने उसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, तो ये यहाँ पे भी इन्होंने इस येलो हाईलाइटेड करके इसको बता दिया। ये जो है हमारे सामने इसकी पूरी अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, जिसमें इसकी आउटर लेयर है ब्राउन और ये रेडिश जो है अंदर इनर लेयर है। फिर ये जो जिग जैग स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्रिस्टी बना हुआ है। फिर इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, जो मैट्रिक्स मौजूद है, स्पेस मौजूद है, जो अंदर जो भी सिस्टम चल रहा होगा यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को ट्रैवल कराने के लिए ये मैट्रिक्स मौजूद है, जो कि चीज़ों को अंदर विद इन माइटोकॉन्ड्रिया ट्रैवल करवाएगा, मूव करवाएगा। और ये जो पार्ट हमें वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये ऑर्गेनेल्स भी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, डबल लेयर होती है, नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स होता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ओनली नेटवर्क्स ऑफ होलो ट्यूब होता है, राउंड सैक मौजूद होती है। इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और जिसे हम क्रिस्ट्रीन बोलते हैं, सिस्ट्रीन बोलते हैं। द endoplasmic reticulum is located in a cytoplasm is connected the nuclear envelope। अच्छा, ये जो है न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स। स्मूथ के ऊपर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होती। जो आपको ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये पूरा राइबोसोम है, और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम है। तो स्मूथ के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट नहीं होंगे, ये सिंपल जिगजैग स्ट्रक्चर होगा यूं करके। अगर ब्लैक ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कहलाता है इसके, और इस फॉस्फोलिपिड कहलाता है, करवाता है, और स्टेरॉइड करवाता है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक जैसे नुकसानदेह पॉइजनस चीज़, डिटॉक्सिफिकेशन उस टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने में हेल्प करना। फिर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके पास राइबोसोम्स होते हैं और ये इसकी रफ अपीयरेंस होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। स्मूथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लिपिड सिंथेसिस के लिए। रफ रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और रोल ऑफ मेम्ब्रेन प्रोडक्शन के लिए। फोल्ड जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राइबोसोम इस पर अटैच हो सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं ये कंपोज होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। आरएनए क्या होता है, जिस तरह डीएनए को हमने पढ़ा था, डीएनए होता है डीएनए। ये माउस पे है तो ये सही काम नहीं कर रहा है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये occurs in cytoplasm side प्रोटीन सिंथेसिस occurs। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होंगे। ये इस फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। और जब आप आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे आगे की टॉपिक में, तो उसके अंदर ये आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा कि राइबोसोम्स करते क्या है। यहाँ पे आपको जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इनका जो लोकेशन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। 3 इनके फंक्शन आपको यहाँ पे याद रखने के हैं।
गोल्जी ऑपरेटस, या इसे गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है, गोल्जी ऑपरेटस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज़ डिस्कवर की थी इटालियन फिजिशियन ने, जिससे हम कैमिलियो गोल्जी बोलते हैं, और उसी के नाम पे इसने इस ऑर्गेनील का नाम रख दिया गोल्जी ऑपरेटस। ये फर्स्ट ऑर्गेनील थी जो डिस्कवर हुई थी, और डिटेल में ये लार्ज साइज मेड अप ऑफ ईजियर ऑब्जर्व, मतलब ये बहुत लार्ज साइज के होते हैं, तो इसलिए माइक्रोस्कोप में ईजिली ऑब्जर्व हो गई थी, देख ली गई थी। फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंट it is important for protein synthesis, protein to be transferred through Golgi apparatus। अच्छा जी, ये किस लिए काम आती है? ये काम आती है प्रोटीन जो बन गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको ट्रांसपोर्ट कराने के काम आएगी। अब सेल में जो प्रोटीन बन रहा है वो पूरी बॉडी में फ्लो करना है उस प्रोटीन को, तो वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, और डिज़ायर जगह तक, टारगेटेड जगह तक कैसे पहुंचेगा? वो गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू पहुंचेगा। गोल्जी ऑपरेटस क्या कराती है? उसे ट्रांसपोर्ट करवाता है। वेयर दे आर सिंथेसिस size to where they are required in cell, the Golgi apparatus sorting organelles of the cell. Golgi apparatus consist of stalk flat membrane bounded sac called cysteine. This cysteine within the Golgi apparatus consists of enzyme which modify the package product of the Golgi bodies. इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफाइड प्रोटीन पैकेज वेसिकल्स बनाता है। इसमें आपको पूरी टॉपिक में इसमें दो बातें याद रखने की है कि एक तो इसका नाम याद रखना है, कैमिलियो गोल्जी इसके साइंटिस्ट थे। सबसे लार्ज ऑर्गेनील्स होती है जिसकी वजह से इजीली ऑब्जर्व हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये कि ये ट्रांसपोर्ट कराती है प्रोटीन को, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू वो यहाँ पे आकर डिफ्यूज हो जाएंगे, और ये गोल्जी ऑपरेटर्स फिर उन्हें सेल के बाहर ले जाके छोड़ देगी। लाइक ये बस का काम कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटीन बने वो इस वाले गोल्जी ऑपरेटर्स की बस में बैठेंगे, और बैठने के बाद वो उसे मेम्ब्रेन तक लाएगा, और वो मेम्ब्रेन के थ्रू मेम्ब्रेन पे यहाँ पे उतार देगा, और फिर वो दूसरी